हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, राजस्थान की नदियों के बारे में अपन बात करें, जिसमें अरब सागर तंत्र में गिरने वाली नदियों के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदी और बाद में जो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। तो घग्गर नदी को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, दृष्टवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, मृत नदी किसको बोलते हैं, घग्गर नदी को ही बोला जाता है, और नट नदी के नाम से भी घग्गर नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक श्रेणी कालका की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर घग्गर नदी की टोटल लंबाई है। कालीबंगा सभ्यता के विकास की बात करें तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, जैसा कि अभी अपन ने बात की थी। ये जो नदी है वो पंजाब और हरियाणा में बहकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में ये प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास में जाकर ये घग्गर नदी समाप्त हो जाती है। कभी कभी बरसात ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण घग्गर नदी का जो पानी है वो गंगानगर जिले में भी प्रवेश कर जाता है और सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में ये प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट ऑफ अब्बास नामक स्थान के ऊपर ये समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। हकरा एक फारसी भाषा का शब्द है, तो पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में बोलिस्तान के नाम से जाना जाता है और इस नदी की टोटल लंबाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 465 किलोमीटर है। और ये जो नदी है प्राचीन समय में इसको सरस्वती नदी की धारा के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसको दृष्टवती नदी के नाम से जानते थे। 5000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट के ऊपर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। इस नदी के कारण ही हनुमानगढ़ राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसको कहते हैं, हनुमानगढ़ को कहते हैं। स्थानीय भाषा में इस नदी को नाली के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी, घग्गर नदी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट नदी के बारे में अपन बात करें तो नेक्स्ट है कांतली नदी। इसको कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो झुंझुनू और सीकर, जो कि शेखावाटी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर यह नदी बहती है। गणेश और सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। शेखावाटी क्षेत्र की ये एकमात्र नदी है कांतली नदी। इसका जो उद्गम है वो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ये जो नदी है वो झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। सीकर जिले को इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। झुंझुनू व चूरू जिले की सीमा पर यह समाप्त हो जाती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले में इस नदी के तट के ऊपर गणेश और सभ्यता का विकास हुआ था, जहां से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इस नदी के अंतर्गत जो पानी था वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित था। लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा। नेक्स्ट नदी की अपन बात करें तो वह है कांकने नदी। इसका बहाव क्षेत्र है जैसलमेर। इसकी जो लंबाई है वो 17 किलोमीटर की है। आंतरिक प्रवाह की यह सबसे छोटी नदी है कांकने नदी। इसका उद्गम जैसलमेर जिले के कोटारी गांव से होता है। यह जो नदी है वो उत्तर पश्चिम में बुझ झील में जाकर समाप्त हो जाती है, लेकिन मौसमी नदी अत्यधिक वर्षा में मिड्डा खाड़ी में अपना जल गिराती है। स्थानीय लोग इसको मसूरदी के नाम से कांकने नदी को पुकारते हैं। नेक्स्ट नदी आती है साबी नदी। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी साबी, इसका जो उद्गम है वो जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है और अलवर जिले में बहती है और हरियाणा के गुड़गांव जिले नजफरगढ़ के समीप पटौदी में जाकर यह समाप्त हो जाती है। ये जो नदी है वो अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है और मानसून काल में इस नदी का जो पाट है वो अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। ये अपनी विनाश लीला के लिए काफ़ी फेमस है और अकबर ने इसके ऊपर कई बार पुल बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो इसमें असफल रहा था। तो ये साबी नदी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी को वराह या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है। अलवर जिले के थानागाजी से ये निकलती है और भरतपुर में समाप्त हो जाती है। भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो इसी रूपारेल नदी को कहा जाता है। फिर मेंथा नदी या फिर इसको मेंढा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के मनोहर थाना से निकलती है और सांबर के उत्तर में ये विलीन हो जाती है। उसके बाद में रूपनगढ़ नदी, तो सलेमाबाद अजमेर से ये निकलती है
और सांबर के दक्षिण में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे ही निम्बार्क संप्रदाय की फीट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अब बात करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान की नदियों के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसकी सिंचाई परियोजना के बारे में बात करते हैं। इसकी कौन कौन सी पहले टर्म्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान में लागू हैं, कहाँ कहाँ पर, उसके बारे में डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि सिंचाई परियोजना होती क्या है। तो देखिए, वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, सिंचाई करना कहते हैं। सिंचाई आधारभूत संरचना का एक अंग है और योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध विकास से 60 वर्षों के बाद में भी राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। राज्य में कृषि योग्य जो भूमि है वो 2/3 भाग के ऊपर वर्षा के ऊपर निर्भर है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की जो क्रिया है उसमें अपन काफ़ी पिछड़े हुए हैं। शुष्क खेती क्या होती है, तो देखिए, वर्षा आधारित जो क्षेत्र होते हैं उसमें भूमि की नमी को संरक्षित रखकर की जाने वाली जो खेती होती है उसको शुष्क खेती के नाम से जाना जाता है। भारत में नहरों की कुल लंबाई विश्व में सबसे ज़्यादा है और सिंचित क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं से ये कम है क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। राजस्थान में जो टोटल सिंचित क्षेत्र है उसका सबसे अधिक भाग श्री गंगानगर और सबसे कम भाग है वो राजसमंद जिले में मिलता है। कुल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग के ऊपर सिंचाई श्री गंगानगर जिले में होती है, जबकि सबसे कम कहाँ पर होती है, चूरू जिले में होती है, क्योंकि चूरू जिले में और बीकानेर जिले में एक भी नदी नहीं है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश जो लोग हैं उनका जीवन स्तर के लिए कृषि के ऊपर ये निर्भर करते हैं। कृषि विकास सिंचाई के ऊपर निर्भर करता है। और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो आपको पता है कि मरुस्थल है। मानसून की अनिश्चितता यहाँ पर रहती है, जिसके कारण कृषि मानसून का जुआ जैसी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, तो देखिए, अप्रैल 1978 में सिंचाई के साधनों की परिभाषा इस प्रकार से दी गई। लघु सिंचाई का साधन तो वो साधन जिससे 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है उसको लघु सिंचाई का साधन कहा गया। ये अप्रैल 1978 की सिंचाई के साधनों की परिभाषा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। मध्यम सिंचाई का साधन कौन सा होता है, वो साधन जिसमें 2000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है उसको मध्यम सिंचाई का साधन कहा जाता है। और वृहद सिंचाई का साधन उस साधन को कहते हैं जिससे 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अब सिंचाई में, राजस्थान में सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, कुएं और नलकूप। नलकूप को अपन ट्यूबवेल के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों में कुएं और नलकूप आता है। जो टोटल सिंचित भूमि है उसका लगभग 66% भाग कुएं और नलकूपों से यानी कि ट्यूबवेल से सिंचित होता है। कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो जयपुर में होती है। द्वितीय स्थान पर अलवर जिला आता है। जैसलमेर जिले के चंदन नलकूप में मीठे पानी के लिए इसको थार का गड़ा भी कहा जाता है। किसको, जैसलमेर का जो चंदन नलकूप है उसको थार का गड़ा कहा जाता है। दूसरी टर्म से बात करते हैं अपन नहरों में, तो राजस्थान में नहरों से कुल जो सिंचित क्षेत्र है उसका 33% भाग यहाँ पर सिंचित होता है। नहरों से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कहाँ पर होती है, श्री गंगानगर में होती है। उसके बाद में तालाबों की बात करते हैं, तो तालाबों से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र के 0.6% भाग में होती है। तालाबों से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कहाँ पर होती है, भीलवाड़ा में। और दूसरा स्थान किसका आता है, उदयपुर का आता है। राजस्थान के दक्षिणी और जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, क्योंकि राजस्थान का अगर आप मैप इस तरीके से देखोगे तो दक्षिण भाग में और ये दक्षिण पूर्वी भाग यहाँ पर ये हाड़ौती क्षेत्र आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा हाड़ौती प्रदेश में होती है, तो तालाबों से ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई आपको देखने को मिलती है। अन्य साधनों की बात करें तो अन्य साधनों में नदी नालों से सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इस साधन से कुल सिंचित क्षेत्र के 0.3 भाग में सिंचाई की जाती है। तो ये राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब राजस्थान में जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कंप्लीट आपको राजस्थान का जीके इसी सीरीज़ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका आप हर एक पार्ट देखा कीजिए, बिल्कुल भी मिस इसको मत किया कीजिए। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।